हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम साइंस स्पेशल क्लास का प्रैक्टिस सेट 14 देखने वाले हैं। इससे पहले के सभी सेट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या इसे हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यहाँ पे बेसिलस लगा है मतलब इसका शेप कैसा होगा? रॉड शेप्ड होगा। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है कि दूध से दही जमाने वाला जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, उसका शेप कैसा होता है? तो रॉड शेप्ड होता है। ये कैसा होता है? तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कैसा होता है? तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है। देखिए जब भी हम दूध को 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और उसमें थोड़ी सी मात्रा अगर हम दही की मिला देते हैं तो वैसे ही जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये बढ़ने के बाद क्या करते हैं? दूध में प्रेजेंट होता है लैक्टोज। आप सभी को पता है दूध में हल्की सी मिठास भी होती है, किसकी वजह से? लैक्टोज की वजह से। तो दूध में जो लैक्टोज है उसको ये किस में चेंज कर देता है? लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से दही में थोड़ा सा खट्टापन लगने लगता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, टंगस्टन का। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए बल्ब है वो जलेगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। इतने टेम्परेचर को सहने वाला ही कोई फिलामेंट कोई पदार्थ होगा जिसका हम फिलामेंट बना सकते हैं। तो वो कौन सा हो सकता है? वो टंगस्टन हो सकता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक है। मतलब ये बहुत अधिक ताप को सहन कर सकता है। तो ज्यादा गर्म होने पर भी जो फिलामेंट होता है वो गल ना जाए, इसीलिए कुछ ऐसी धातु को यूज किया जाए ताकि जिसका गलनांक कैसा हो? बहुत उच्च हो, ताकि टेम्परेचर कितना भी जाए, कितना भी गर्म हो जाए, लेकिन उसका फिलामेंट गले नहीं या पिघले नहीं। ठीक है, तो यही रीजन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट हम किसका यूज करते हैं? टंगस्टन का बना हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर विद्युत बल्ब की बात हो रही है तो इसकी खोज किसने की है? जो इसके खोज करता है उनका नाम तो बहुत फेमस है, उनकी तो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी भी है, आप सभी को पता होगी। तो फटाफट इनका नाम बता दीजिए कि विद्युत बल्ब की खोज किसने की है, कब की है? ये मैं बता देती हूँ, 1869 में की है, लेकिन किसने की है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट, मिट्टी में मौजूद निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सी एक विशिष्ट गंध पैदा करता है जब धरती पर वर्षा होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर व्हेन इट्स रेन ऑन द अर्थ? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। देखिए जो सॉइल बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, ये प्रेजेंट होता है सूखी मिट्टी में। ठीक है, सूखी मिट्टी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। और ये क्या करता है? ये सूखी मिट्टी में ही अपने विजाणु पैदा करता है। ये सूखी मिट्टी में अपने विजाणु पैदा करता है और इसी टाइम पर ये क्या करता है? मिट्टी में एक जियोस्मिन नाम का एक रसायन छोड़ता है, केमिकल। जियोस्मिन नाम का क्या है? एक केमिकल है। जियोस्मिन नाम का एक केमिकल होता है जिसे ये क्या करता है? जमीन पर यानी कि सॉइल में ही छोड़ देता है। और ये जो जियोस्मिन है जब भारी वर्षा के संपर्क में आता है तो इसी के कारण ये जो केमिकल है जियोस्मिन, इसी के कारण, इसी केमिकल के कारण सुगंध पैदा होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि मिट्टी की बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, जो एक केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, जियोस्मिन, और ये जब भारी जल के संपर्क में आता है तो सुगंध पैदा करता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो?
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर है डी, रेडॉन। रेडॉन गैस ऐसी है कि जो ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जहां पर क्या खिड़की ना हो। देखिए क्या होता है, रेडॉन क्या है? केमिकल एलिमेंट है। कैसे लिखते हैं हम रेडॉन को? RN से। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो 86 इसका एटॉमिक नंबर है। रेडियो एक्टिव है, गंधहीन है, रंगहीन है। यहाँ से एक क्वेश्चन और, रेडॉन का क्या बनता है? ये बनता है कि भूकंप आने से पहले कौन सी रेज निकलने लगती है। तो भूकंप आने से पहले मतलब भूकंप का संकेत के रूप में कौन सी गैस है? तो वो रेडॉन गैस है। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए जो रेडॉन गैस होती है ये नेचुरली कहाँ से आती है? तो नेचुरली जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जैसे खासकर रेडियम, यूरेनियम, ये जो चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियम, यूरेनियम, जब इनका क्षय होता है, ठीक है, तब जाके जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी होती है? रेडॉन होती है। अब देखिए जो यूरेनियम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारे अर्थ की लेयर है उसमें यूरेनियम प्रेजेंट होता है। अब यूरेनियम उसमें पाया जा रहा है, तो किसी भी घर या कोई भी इमारत, इसके नीचे जरूरी है कि यूरेनियम तो प्रेजेंट है, क्योंकि पृथ्वी की लेयर में यूरेनियम है। तो घर, जो इमारत या घर है, उसके नीचे भी क्या प्रेजेंट है? यूरेनियम प्रेजेंट है। जब इस यूरेनियम का क्षय होना शुरू होगा, मतलब ये झड़ना शुरू करेगा, तब क्या होगा? इसमें से एक गैस निकलेगी जिसका नाम कौन सा रहेगा? रेडॉन गैस रहेगी ये। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सी गैस रहेगी? ये रेडॉन गैस रहेगी। और अगर आप समझ लीजिए कि कोई घर है उसमें खिड़की दरवाजे नहीं है, तो ये रेडॉन गैस क्या हो जाएगी? थोड़ी थोड़ी मात्रा करके इसकी जमा होती चली जाएगी। ठीक है, ये जब ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगी तो ये कई सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, लंग्स के कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि घरों में क्या होनी चाहिए? हवा के आदान प्रदान के लिए खिड़कियां या विंडोज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेडॉन गैस का जमाव ज्यादा हो गया वहां पर तो इससे कई सारी दिक्कत होने लगेगी, जैसे लंग्स कैंसर, ये सब की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यही रीजन है कि जब भी इमारत में कौन सी गैस है जो जमा हो सकती है, तो वो कौन सी गैस है? वो है रेडॉन। कि अगर खिड़कियां नहीं होगी तो रेडॉन गैस जम सकती है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, रेडॉन। निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक न्यूनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होता है। ठीक है, कितना होता है? तो -7 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है कितना? -7 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है या गलनांक होता है। इसके अलावा देख लेते हैं जिंक का कितना है। तो जिंक का 420 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिंक का कितना है? 420 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पीवी यानी कि लेड का कितना है? 327 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कैल्शियम का कितना है? तो 839 डिग्री सेल्सियस। ये होता है किसका? कैल्शियम का। तो इनके तो बहुत ज्यादा है, तो सबसे कम किसका है? ब्रोमीन का। -7 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, विडाल परीक्षण का उपयोग किस अति संवेदनशीलता के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, 2 बार छप गया ये सिर्फ टाइफाइड है। ठीक है, टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। ठीक है, विडाल परीक्षण किसके लिए करते हैं हम? टाइफाइड के लिए करते हैं। इसमें पता चलता है कि व्यक्ति को टाइफाइड है कि नहीं। इसमें क्या, जो टाइफाइड से संक्रमित व्यक्ति होता है उसकी जो एंटीबॉडी होती है, उसकी एंटीबॉडी वाले सीरम के साथ ये टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइफाइड का पता लगाने के लिए, और क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके आविष्कारक कौन है? तो जॉर्ज फर्नार्ड विडाल। और इन्हीं के नाम पे इस टेस्ट का नाम क्या रखा है? विडाल टेस्ट रखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके लिए लगाया जाता है? ये टाइफाइड का पता लगाने के लिए टेस्ट लगाया जाता है। निम्न में से किससे पोलियो की बीमारी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज पोलियो डिजीज? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, विषाणु या वायरस। ठीक है, वायरस की वजह से क्या हो जाता है? पोलियो डिजीज होती है। ये एक संक्रामक रोग है, सभी को पता है, पोलियो के बारे में तो सभी ने सुना है। ये एक संक्रामक रोग है जो किससे होता है? ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, इसका संक्रमण कैसे हो जाता है? ज्यादातर दूषित पानी, ठीक है, अगर पानी बहुत दूषित है, या फिर दूषित भोजन का सेवन कर रहे हैं, या फिर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं, तो बहुत चांसेस है क्या होने का? पोलियो बीमारी हो जाने का। और भारत ने पोलियो से मुक्त हो चुका है। आपको पता होगा 2012 फरवरी 2012 में ही भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है, और WHO ने हमें लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है।
प्लास्टिक के बोतल पीईटी नामक एक बहुलक के बने होते हैं। पीईटी का विस्तृत नाम क्या है? ठीक है, प्लास्टिक बॉटल आर मेड अप ऑफ पॉलीमर कॉल्ड पीईटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, पॉलीथीन टेरेफ्थलेट के द्वारा, ठीक है, ये जो पीईटी है, पीईटी का पूरा नाम क्या है? पॉलीथीन टेरेफ्थलेट, जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उसका जो पॉलीमर है वो क्या है? पीईटी। तो इसका पूरा नाम एक बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जो पीईटी होता है, देखिए ये समान थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो कपड़ों के फाइबर के लिए, तरल और जितने खाद्य पदार्थ हैं उनके पात्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इतना तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ पीईटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका डी, मूंगफली। ठीक है, टिक्का रोग कौन सी फसल से रिलेटेड है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूंगफली। देखिए टिक्का रोग जो है ये फंजाई से होने वाला एक रोग है। ये भी पूछा जाता है कि किससे होता है, तो फंजाई से होने वाला एक रोग है। किसमें होता है? मूंगफली में होता है। जब ये मूंगफली के पौधों में ये रोग हो जाता है तो जो मूंगफली की पत्तियां होती हैं उनकी दोनों सरफेस पर क्या हो जाते हैं? गोल गोल धब्बे होने लगते हैं। ठीक है, फिर पत्तियां क्या हो जाती है? पत्तियां पीली होने लगती हैं और गिरने लगती हैं। ये सब किसके कारण होता है? एक फंजाई के कारण होता है। और उस फंजाई का नाम क्या है? तो उस फंजाई का नाम है सार्कोस्पोरा, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये आपको याद रखना है, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण टिक्का रोग होता है। किसमें? मूंगफली में। ये फंजाई से होने वाला एक रोग है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। व्हाट इज द एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, रेनिन। देखिए अगर आपने एंजाइम की ट्रिक वाला वीडियो देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि जो हमारा अमाशय या हमारा स्टमक होता है उसमें दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम पेप्सी रे से याद करते हैं तो एक तो होता है पेप्सिन, रे से होता है रेनिन। ठीक है, तो यहाँ पे उसी रेनिन की बात हो रही है। ये दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। देखिए दूध का प्रोटीन कौन सा होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मिल्क प्रोटीन कौन सी है, तो मिल्क प्रोटीन होती है केसीन। ठीक है, केसीन एक मिल्क प्रोटीन है जिसे क्या करता है, ये जो रेनिन एंजाइम है ये चेंज कर देता है कैल्शियम पैरा केसिनेट में। ठीक है, रेनिन एंजाइम जो दूध में घुलनशील केसीन है, केसीन प्रोटीन है, उसे किस में चेंज कर देता है? कैल्शियम पैरा केसिनेट में। तो ये आपको याद रखना है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो रेनिन है। और किस में पाया जाता है? तो हमारे अमाशय में या हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादा सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? इनमें से क्या करेक्ट आंसर है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और प्लीज दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और आप शेयर करते हैं, ज्यादा व्यूज आते हैं तो हम और भी मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।